Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं रेणुका सिंह गाज़ियाबाद से संस्मरण एक हम सुनाना चाहते हैं जो हमारे बचपन का है। काफ़ी पुरानी बात है, बहुत छोटे थे हम। पापा की पोस्टिंग उस समय बनारस में थी। बनारस में एक ऑफिसर्स कॉलोनी है, खजूरी कॉलोनी। जो लोग वहाँ के हैं शायद इस नाम से परिचित होंगे। उसी खजूरी कॉलोनी में हम लोग रहते थे। मैं बहुत छोटी थी, शायद फर्स्ट या सेकंड में उस समय रही होंगी या उससे भी कम। तो शुरू से एक बचपन से बहुत लाड़ दुलार मेरा घर में, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया। जो कुछ भी बोलती थी वो हो जाता था, पूरा किया जाता था। खैर ऐसी हम लोग बचपन में डिमांड भी नहीं करते थे जो पूरी ना हो सके। बहुत छोटी मोटी डिमांड रहती थी जो पूरी भी हो जाती थी। और एक कॉन्फिडेंस भी था बचपन से कि हम कुछ गलत ना डिमांड करेंगे, ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, या ऐसा कुछ मांग रखेंगे जो वो लोग पूरी ना कर सकें। तो उसी से संबंधित एक छोटा सा संस्मरण है। पापा जब ऑफिस से आए तो मुझे एक आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। कॉलोनी में जैसे आइसक्रीम वाले घूमते हैं वैसे ही एक आइसक्रीम का ठेला आया। आवाज़ सुन के हम भी दौड़ते हुए पापा के पास गए कि पापा आइसक्रीम खानी है। वैसे नॉर्मली पापा मना नहीं करते थे, दिला देते थे कुछ भी मांगिए। पता नहीं क्या हुआ उस समय, पापा कुछ बिज़ी थे या कुछ मूड ठीक नहीं था या कुछ सोच रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। और जाके अपना वॉशरूम में कपड़े चेंज करने लगे, हाथ मुँह धोने लगे। उन्होंने पैंट अपनी कमरे के दरवाजे के पीछे जो एक खूंटी टाइप की होती है वहाँ टांग दी। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हो गया कि पापा ने मुझे मना कर दिया, वो भी आइसक्रीम के लिए। मतलब मुझसे वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि मुझे आइसक्रीम के लिए कैसे पापा मना कर सकते हैं। वो पहला इनकार था जो उस छोटी सी एज में मुझे बड़ा एक सदमा सा लगा, धक्का सा लगा कि पापा ने आइसक्रीम के लिए मना कर दिया। अब मेरा दिमाग में पता नहीं क्या आया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आइसक्रीम के लिए मना किया है, तो मुझे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद गई मैं पापा की पैंट की जेब से 10 रुपए का नोट निकाला मैंने। 10 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी। अब आज की पता नहीं 500 या 1000, कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा ही कुछ अच्छा खासा अमाउंट था। और मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट या सेकंड में। तो 10 रुपये निकाल कर चल पड़े हम आइसक्रीम खाने और खिलाने। और अपनी पूरी खजूरी कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया कि आ जाओ ज़रा, आज आइसक्रीम की पार्टी है। आओ तुम लोग कौन कौन सी आइसक्रीम खाना है, मैंगो, वनीला, चॉकलेट, जिसको जो चाहिए मिलेगी। आइसक्रीम के ठेले के चारों तरफ ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और आइसक्रीम वाले को बोला, दो सबको, जिसको भी जो आइसक्रीम खानी है खिलाओ। अब बच्चों की आइसक्रीम पार्टी शुरू हो गई। बच्चों को और क्या चाहिए, आइसक्रीम मिल रही थी, वो भी फ्री में, और सबको फेवरेट आइसक्रीम। सबको बांट के हम भी खाने लगे। अच्छा, कुछ देर बाद उधर से पता नहीं भैया, दीदी या कोई सर्वेंट क्रॉस हुआ। उसने पूछा यहाँ हो क्या रहा है? तो किसी ने बताया ये रीनू है, आज आइसक्रीम खिला रही है सब बच्चों को। घर जाके बताया होगा। अब मुझे भी पता तो लग ही रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। खैर पार्टी वार्टी निपटा के घर पहुँचे। जी सही बात है, बहुत बड़ी रकम थी 10 रुपये उस समय। फिर पार्टी निपटा के घर पहुँचे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है उनसे किसी ने नहीं पूछा
कि तुमने पैसे क्यों निकाले और तुमने आइसक्रीम पार्टी क्यों दी। और मुझे घर जाके ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ कि ये मैंने गुस्से में किया क्या, कि अपने पापा की जेब से पैसे मैंने चोरी किए और सबको खिला दिया। तो इतनी शर्म आई अपनी उस चोरी पे कि वो मेरी पहली और आखिरी चोरी थी जो उस समय मैंने की। उसके बाद से फिर कभी चोरी नहीं की और वो आज तक वो चोरी मुझे बहुत अच्छे से याद है। पूरे मेरे दिल और दिमाग में वो 10 रुपए का नोट हमेशा रहता है जो मैंने पापा की जेब से निकाला था। तो इस संस्मरण से एक चीज़ ये समझ में आई कि अगर उस समय मुझे डांटा जाता, मारा जाता या सवाल जवाब किया जाता तो शायद मैं उस चोरी को भूल जाती और मैं फिर ये काम करती कि पापा ने मुझे मना किया तो मैंने पैसे निकाल लिए। लेकिन क्योंकि मुझे डांट मार कुछ नहीं पड़ी तो मैं वो चोरी को भूल ही नहीं पाई और हमेशा मुझे याद रही कि ये मैंने गलत काम किया था, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अभी आपने पहली चोरी सुनी, अब आप मेरी पहली कुकिंग भी सुनिए। उस समय 3rd या 4th में रहे होंगे, मम्मी कहीं गई थी और दूध घर में बहुत सारा बचा हुआ था। तो ये हुआ कि अब दूध बहुत सारा बचा है, इस दूध का क्या करें। इतना पता था कि दूध से कस्टर्ड बनाया जाता है और कस्टर्ड पाउडर घर में था, दूध था। हमें लगा बहुत सिंपल काम, कुछ भी नहीं करना है, कस्टर्ड बनाने में है क्या, बस दूध में कस्टर्ड डाला और कस्टर्ड तैयार। तो बस अब 3rd 4th का बच्चा, कितनी अकल होती है, हम भी पहुंच गए दूध रख के और कस्टर्ड पाउडर का पैकेट लेके। जो लोग कस्टर्ड बनाते हैं उन्हें आइडिया होगा कैसे बनता है। अच्छा, हमारे यहाँ कस्टर्ड पापा ही बनाते थे क्योंकि कस्टर्ड की एक जो होती है थिकनेस वो परफेक्ट होनी चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। बहुत पतला हो गया तो आपको पीना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो वो एक लेई का इफ़ेक्ट देगा, वो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद हमने उसमें जो है दूध लेके गैस पे चढ़ा दिया। गैस चढ़ाने के बाद कस्टर्ड पाउडर लिया, उसमें 1 चम्मच डाला और उसको घोलना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ। उसमें 2 चम्मच और कस्टर्ड पाउडर डाला। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, कस्टर्ड ऐसे नहीं बनता है। 2 चम्मच और डाला। उसके बाद फिर उसको हिलाने लगे। ऐसे 2-2 चम्मच करते करते हमने पूरा कस्टर्ड पाउडर का पैकेट ही दूध में डाल दिया और उसके बाद वो ऐसी लेई जैसा तैयार हुआ कि वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो पहली कुकिंग जो हमारी थी वो बिल्कुल ही फेंकने वाली थी। अब उसके बाद हुआ कि इसको अब करें क्या, किसी को खिला तो सकते नहीं, कोई पूछेगा क्या बनाया वो भी हम नहीं बता सकते। धीरे से उसको उठा के ले गए और कूड़े में फेंक के आ गए। बाद में मम्मी को कुछ भी समझा दिया कि मम्मी अच्छा नहीं बना या ऐसा था, बहुत बेकार सा कस्टर्ड पाउडर बना था। तो जो लोग कस्टर्ड बनाते हैं उन्हें आइडिया होगा कि उसमें पेशेंस चाहिए, उसको धीरे धीरे चलाते चलाते गाढ़ा करते हैं, उसमें टाइम लगता है, तब जाके कस्टर्ड तैयार होता है। तो कुकिंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक अच्छा सा डिश तैयार होती है। तो मेरी पहली कुकिंग ये थी जिसमें कुछ भी अच्छा बन के तैयार नहीं हुआ था। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अर्चना बनारस गई हुई थी। बनारस उसका मायका था और मायके का शहर वैसे भी बहुत प्यारा होता है, जो सभी को पसंद होता है। और बनारस अपने आप में एक छोटा सा गली मोहल्ला है, बड़े शहरों में वो बात नहीं होती है। बनारस में पहुंच के वो अपने घर के सामने की एक दुकान में सामान लेने गई। दुकानदार भैया के उस बच्चे ने शायद मुश्किल से उसे 2-4 बार देखा होगा, लेकिन उसने देखते ही कहा, आंटी क्या सामान लेना है? फिर बोला, अरे नहीं बुआ, बुआ क्या लेना है? और फिर पीछे से अपने पापा को आवाज़ दिया, पापा बुआ आयल हैं, आवा। अच्छा, अंदर से वो भाई साहब भी आए बाहर, बोले, अरे बहनी आवा।
का चाही बतावा। अर्चना भी सुनकर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उसने कहा, भैया आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हो? जब बुआ बोल दिया तो भाई और भतीजा आप दोनों मेरे सामने थे कि भैया आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हो, मास्क लगाया करो। तो ये चीज़ है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं हमें जो अपनापन देते हैं, ये अपनापन हमें मॉल और बड़े शहरों की दुकानों में नहीं मिल सकता है। तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि छोटे दुकानदार जो हमें हमेशा इस बुरे समय में भी हमारे वही काम आए हैं, उनका ध्यान रखें, उनका साथ दें और उनका साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉल खुल गए, मल्टीप्लेक्स खुल गए, ऑफ़र मिलने लगे, ऑनलाइन साइट्स बहुत सारी ओपन हैं, लेकिन हमारे बुरे समय में इन्हीं छोटे दुकानदारों ने, इन्हीं छोटे बिजनेसमैन जो हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया था। तो इनका साथ हमें भी देना है क्योंकि ये हमारे गाढ़े समय के साथी हैं। तो ये दो हमारे छोटे छोटे से संस्मरण थे और एक छोटी सी कहानी। सुधा बसोर जी धन्यवाद। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संस्मरण सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार। साहित्य सरोज पत्रिका, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अखंड गहमरी जी, आपकी पत्रिका भी है, यूट्यूब चैनल भी है और लाइव भी आप नए नए साहित्यकारों को मौका देते हैं, जिससे सबको आने का और अपनी कहानी संस्मरण सुनाने का मौका लगता है। तो उम्मीद है कि फिर कभी इस मंच पे हम अपने दूसरे अनुभव साझा करेंगे, कहानियाँ और कविताएं फिर सुनाएंगे। अभी तब तक आप सबसे विदा लेते हैं। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को हार्दिक आभार।